हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ आरबीआई ग्रेड बी 2021 के लिए पार्ट 7 लेकर। पार्ट 10 तक की पीडीएफ अपलोड हो चुकी है, लेकिन रिकॉर्डिंग में दिक्कत थी, तो ये पार्ट 7 अपलोड कर रहा हूँ मैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सेकंड नेशनल वाटर अवार्ड्स इनको रिसेंटली उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने अनाउंस किया है। आपको बताना है किसने फर्स्ट प्राइज जीता है इसमें। तो सेकंड नेशनल वाटर अवार्ड्स, इसमें तमिलनाडु ने फर्स्ट प्राइज जीता है। ये देख लीजिए, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी द्वारा सेकंड नेशनल वाटर अवार्ड की घोषणा की गई। इसमें तमिलनाडु ने फर्स्ट प्राइज जीता है और महाराष्ट्र आया है सेकंड नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हार्ले डेविडसन मोटर कंपनी, आपको पता ही है, इसने इंडियन मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट किस इंडियन टू व्हीलर कंपनी के साथ किया है। तो हार्ले डेविडसन ने हीरो मोटर कॉर्प के साथ, किसके साथ? हीरो मोटर कॉर्प के साथ डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट किया है। क्यों किया है? क्योंकि सितंबर 2020 में हार्ले डेविडसन जो मोटर कंपनी है वो इंडिया से एग्जिट कर चुकी है। तो ऐसे में इंडिया में अपनी बाइक्स को सेल करने के लिए हीरो मोटर कॉर्प के साथ डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट किया है। ये इसका जो द रीवायर प्रोजेक्ट है उसके तहत ये एग्रीमेंट किया गया है। अभी तक हार्ले डेविडसन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बवाल हरियाणा में था, नाम ही बवाल है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोसकियाना, ये गुलजार के ऊपर एक हिंदी बुक है, किसने लिखी है? तो बोसकियाना को लिखा है राधा कृष्ण प्रकाशन ने। किसने? राधा कृष्ण प्रकाशन ने। ये देख लीजिए, बोसकियाना हिंदी बुक, ये गुलजार के ऊपर बेस्ड है हिंदी बुक, इसको लिखा है राधा कृष्ण प्रकाशन ने। बोसकियाना इस बुक का नाम इसलिए है क्योंकि जो मुंबई में गुलजार साहब का घर है उसका नाम है बोसकियाना। तो बुक का नाम लिखिएगा बोसकियाना, बेस्ड है गुलजार साहब के ऊपर, लिखी है राधा कृष्ण प्रकाशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, ये किस कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे? रिसेंटली इनका निधन हो गया। तो प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा ये बहरीन के प्राइम मिनिस्टर थे, रिसेंटली इनका निधन हो गया। चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे। क्या थे? विश्व के सबसे समय तक रहने वाले प्राइम मिनिस्टर थे। लगभग 1971 से लगातार ये प्राइम मिनिस्टर थे बहरीन के। रिसेंटली इनका निधन हो गया था, तो याद रखिएगा प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री द्वारा वर्ल्ड का पहला 6G सैटेलाइट लॉन्च किया गया जिसका नाम है स्टार एरा 12? तो चाइना ने विश्व के पहले 6G सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है, स्टार एरा 12। लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट से लॉन्च किया गया है इस 6G सैटेलाइट को। तो ये देख लीजिए, 6 कॉमन है, वहाँ 6G सैटेलाइट है और यहाँ पे लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट है। लॉन्ग मार्च सीरीज के जितने भी रॉकेट होते हैं वो चाइना ही लॉन्च करता है, याद रखिएगा। जैसे लॉन्ग मार्च चाइना का रॉकेट है, फॉल्कन किसका रॉकेट है? स्पेस एक्स का रॉकेट है। PSLV इंडिया का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ऐसे सोयूज कहाँ का रॉकेट है? रशिया का है। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल गुड सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 21 मेंबर की इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई है। इसके हेड कौन होंगे? तो जो 21 मेंबर की इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी है कैपिटल गुड सेक्टर्स के लिए, इसके हेड हैं अरुण गोयल। कौन है? अरुण गोयल। अरुण गोयल सेक्रेटरी हैं हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के। इनको 21 मेंबर इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का हेड बनाया गया है। ये कमेटी कैपिटल गुड सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए सजेस्ट करेगी। तो अरुण गोयल कैपिटल गुड सेक्टर पर बनाई गई 21 मेंबर की एडवाइजरी कमेटी के हेड हैं या फिर इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MIC रेडहुड 1 REC लिमिटेड या मिक रेडहुड 1 REC लिमिटेड फर्स्ट फॉरेन सोवरेन वेल्थ फंड बना है, जिसको इंडिया में 100% इनकम टैक्स से छूट दी गई है। आपको पता है MIC रेडहुड 1 REC लिमिटेड ये किस कंट्री का सोवरेन वेल्थ फंड है? तो ये UAE अबू धाबी का सोवरेन वेल्थ फंड है, याद रखिएगा। MIC रेडहुड 1 REC लिमिटेड ये अबू धाबी का सोवरेन वेल्थ फंड है। ऐसा पहला विदेशी सोवरेन वेल्थ फंड हो गया है जिसको इंडिया में 100% टैक्स इंजेक्शन दिया गया है, आप याद रखिएगा। अभी तक किसी भी फॉरेन सोवरेन फंड को ऐसा टैक्स से छूट नहीं दी गई थी इंडिया में, लेकिन MIC रेडहुड 1 REC लिमिटेड अबू धाबी का सोवरेन वेल्थ फंड है। पहली बार इंडिया में किसी सोवरेन वेल्थ फंड को 100% टैक्स छूट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कैपिटल रीजन और उसके आसपास के एरिया में एयर पोल्यूशन की निगरानी के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बनाया गया है। आपको बताना है इसके हेड कौन होंगे? तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसके हेड होंगे MM कुट्टी। ये देख लीजिए, पहले EPCA थी, आपको याद होगा EPCA इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, ये भी दिल्ली NCR के लिए थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब इसकी जगह पे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM को बना दिया है। याद रखिएगा, NCR उसके आसपास के एरिया में पॉल्यूशन देखने के लिए इसके चेयरपर्सन होंगे MM कुट्टी। तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट दिल्ली और आसपास के एरिया में ये देखने के लिए बनाया गया है कि पॉल्यूशन कैसा है। इसके चेयरपर्सन होंगे MM कुट्टी जो कि पेट्रोलियम सेक्रेटरी रह चुके हैं। उसके अलावा 3 और मेंबर हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जो चेयरपर्सन या मेंबर होंगे उनका टेन्योर रहेगा 3 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI कार्ड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा
किस किस पेमेंट सिस्टम के साथ पार्टनरशिप की गई है? एक कॉन्टैक्टलेस को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए। तो एसबीआई कार्ड पेमेंट सर्विसेज ने पेटीएम के साथ पार्टनरशिप की है एक कॉन्टैक्टलेस को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए। देख लीजिए, पेटीएम और वीजा के साथ एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने पार्टनरशिप की है इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए। अभी आप देखते होंगे फिजिकल क्रेडिट कार्ड रहता है, कोशिश की जा रही है इसको वर्चुअल लॉन्च किया जाए और कॉन्टैक्टलेस हो ये। तो जैसे आपका मोबाइल में रहेगा ये क्रेडिट कार्ड और आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। तो एसबीआई कार्ड इन्होंने पेटीएम और वीजा के साथ पार्टनरशिप की है। दो वेरिएंट होंगे इस कार्ड के, एक होगा पेटीएम एसबीआई कार्ड एंड पेटीएम एसबीआई कार्ड सेलेक्ट। जैसे पेटीएम आप मोबाइल में यूज़ करते हैं वैसे ये क्रेडिट कार्ड भी आप मोबाइल में ही यूज़ कर पाएंगे। तो एसबीआई, पेटीएम और वीजा तीनों ने पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा टेक्नोलॉजीज ने किस स्टेट गवर्नमेंट के 150 स्टेट रन, ये आईटीआईज होगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, आईटीआईज को मॉडर्नाइज करने के लिए एग्रीमेंट किया है। तो टाटा टेक्नोलॉजीज द्वारा रिसेंटली कर्नाटका में, कहाँ पे? कर्नाटका में आईटीआईज को मॉडर्नाइज करने के लिए एक एग्रीमेंट किया गया है। 150 आईटीआईज जो होंगे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रन किए जा रहे हैं, उनके मॉडर्निफिकेशन के लिए या फिर मॉडर्न करने के लिए उनको 4600 करोड़ का एग्रीमेंट किया गया है टाटा टेक्नोलॉजीज और कर्नाटक गवर्नमेंट के बीच में। तो याद रखिएगा, टाटा टेक्नोलॉजीज और कर्नाटक गवर्नमेंट के बीच में आईटीआई मॉडर्नाइजेशन के लिए एग्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ बने हैं अक्षय कुमार। कौन बना है? अक्षय कुमार सिंह। ये देख लीजिए, अक्षय कुमार सिंह को पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड का एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। अक्षय कुमार सिंह अभी तक ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन में डायरेक्टर थे पाइपलाइंस डिपार्टमेंट के। अब अक्षय कुमार सिंह पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड में एमडी एंड सीईओ होंगे। ये किसको रिप्लेस करेंगे? प्रभास सिंह को रिप्लेस करेंगे। पेट्रोनेट ये कितनी कंपनीज का ज्वाइंट वेंचर है? तो 1, 2, 3 और 4 कंपनीज का ज्वाइंट वेंचर है। चारों कंपनीज के 12.5% शेयर हैं। बाकी जो ऑयल सेक्रेटरी होते हैं ये मोस्टली इसके चेयरपर्सन होते हैं। और भाई एमडी एंड सीईओ कौन बनाए गए हैं? अक्षय कुमार सिंह, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन है, इरेडा ये किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो इरेडा ही अलग है, वो इंश्योरेंस रिलेटेड है। इरेडा यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये 1987 में स्थापित की गई थी। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली इरेडा की 33rd एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड की 33वीं एनुअल जनरल मीटिंग हुई, जिसमें बताया गया कि इरेडा द्वारा अभी 12,696 करोड़ का लोन सैंक्शन किया जा चुका है, जिसके तहत 8,775 का लोन जो है डिसबर्स भी किया चुका है। तो ये लगभग जो है 75% के आसपास लोन डिसबर्स किया जा चुका है सैंक्शन कैपेसिटी का। उसके अलावा लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर था उसमें इरेडा ने 3,266 मेगावाट प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया था, लेकिन इरेडा के लोन के बाद इस वर्ष 5,673 मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है या फिर कनेक्शन हुआ है, इतना याद रखिएगा। इरेडा की बात करें तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी 1987 में स्थापना हुई थी। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ये फिनांस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डोर स्टेप प्रोवाइड करने के लिए रिसेंटली किसने इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को डोर स्टेप सबमिट करने के लिए रिसेंटली आईपीपीबी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने इनिशिएटिव लिया है। ये देख लीजिए, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू पोस्टमैन, यानी पोस्टमैन के द्वारा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने इनिशिएटिव लिया है। तो ये मोदी द्वारा नवंबर 2014 में एक जीवन प्रमाण पोर्टल लॉन्च किया गया था, जहां पर लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन तरीके से लिया जा सकता था, सबमिट किया जा सकता था। वो जो जीवन प्रमाण पोर्टल पर ऑनलाइन आप सबमिट करेंगे उसको पोस्टमैन के द्वारा आपके घर तक पहुंचाएगा कौन? आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पोस्टमैन के द्वारा घर तक प्रोवाइड करने के लिए आईपीपीबी ने इनिशिएटिव लिया है। आईपीपीबी की बात करें 2018 में इसको पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिला था। जे वेंकट रामू इसके सीईओ हैं। जब भी पेमेंट बैंक का नाम आए तो याद रखिएगा मैक्सिमम 1 लाख तक का ही डिपॉजिट इन्वेस्ट मतलब कि ले सकती हैं ये लोग, और लोन नहीं दे सकती हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकती हैं। आईपीपीबी पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें, पेमेंट बैंक की बात करें। नेशनल आयुर्वेदा डे ये हर वर्ष किस डेट को मनाया जाता है? तो मेरे ख्याल से नेशनल आयुर्वेदा डे 13 नवंबर को मनाया जाता है। ये देख लीजिए, 13 नवंबर को हर वर्ष नेशनल आयुर्वेदा डे मनाया जाता है। इस बार जो 2020 में मनाया गया है नेशनल आयुर्वेदा डे, ये 5वां नेशनल आयुर्वेदा डे है। और थीम क्या है इसका? थीम है आयुर्वेदा फॉर कोविड पैंडेमिक। इतना याद रखिएगा, इस बार का थीम आयुर्वेदा फॉर कोविड-19 पैंडेमिक। 5वां नेशनल आयुर्वेदा डे मनाया गया है 13 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मर्स को जो कि वो इरिगेशन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको एड्रेस करने के लिए सेचा समाधान जो कि एक बाइलिंगुअल मोबाइल एप्लीकेशन है, किस स्टेट गवर्नमेंट में लॉन्च किया गया है? तो सेचा समाधान लॉन्च किया गया है ओडिशा राज्य सरकार द्वारा। ये देख लीजिए, सेचा मतलब सिंचाई, सिंचाई का समाधान। सेचा समाधान
नवीन पटनायक जी द्वारा लॉन्च किया गया। ये एक मोबाइल ऐप है जो किसानों की इरिगेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। बाइलिंगुअल मोबाइल ऐप है, यानी उड़िया में होगा और इंग्लिश में होगा। तो सिंचाई समाधान ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया एक मोबाइल ऐप है किसानों की इरिगेशन रिलेटेड समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली ब्रिक्स फिनांस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग हुई है। रिसेंटली इसका कौन सा एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ब्रिक्स फिनांस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर का फर्स्ट एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। ये देख लीजिए, रसिया के प्रेसिडेंसी में ब्रिक्स के फिनांस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की पहली मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। याद रखिएगा, निर्मला सीतारमण जी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो फर्स्ट ब्रिक्स फिनांस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग को हेड किसने किया है? रशिया ने। अभी ब्रिक्स और एससीओ की प्रेसिडेंसी किसके पास है? रशिया के पास है, इतना याद रखिएगा। इसलिए रशिया ही उन दोनों की बैठक को हेड करेगा। रशिया की बात करें, सॉरी ब्रिक्स की बात करें, तो हेडक्वार्टर तो संघाई में कहा जाता है क्योंकि स्थापना इसकी इसी तरह की गई थी। चेयरमैनशिप रशिया के पास है, इतना याद रखिएगा। और 5 कंट्रीज इसकी मेंबर है। साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था, उससे पहले 4 कंट्रीज थी। 2009 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट एयर केयर, जिसके तहत 65 विंड ऑगमेंटेशन प्योरीफाइंग यूनिट किस इंडियन स्टेट में सेटअप किए गए हैं? तो प्रोजेक्ट एयर केयर ये हरियाणा के सीएम ने लॉन्च किया है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर द्वारा प्रोजेक्ट एयर केयर लॉन्च किया गया है, जिसके तहत हरियाणा के गुरुग्राम में 65 विंड ऑगमेंटेशन प्योरीफाइंग सेंटर लॉन्च किए गए हैं। तो गुरुग्राम में एयर को प्योरीफाई करने के लिए 65 एयर प्योरीफायर्स लगाए गए हैं। इसके लिए प्रोजेक्ट एयर केयर किसने लॉन्च किया है? चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने। ये जो एयर प्योरीफायर है, इनको CSIR की नीरी लैब द्वारा डेवलप किया गया है, जो बॉम्बे में स्थित है। सॉरी, IIT बॉम्बे द्वारा डेवलप किया गया है। IIT बॉम्बे के सहयोग से CSIR नीरी ने डेवलप किया है एयर प्योरीफायर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड डायबिटीज डे ये किस वर्ष ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष मेरे ख्याल से 14 नवंबर को, 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार जो वर्ल्ड डायबिटीज डे है, इसका थीम क्या है? द नर्स एंड द डायबिटीज। याद रखिएगा, वर्ल्ड डायबिटीज डे पहली बार 1991 में ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बाद 2006 में इसको रिकॉग्निशन मिल गया था UN से। तो वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम याद रखिएगा, द नर्स एंड डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम नो मसीहा, मैं मसीहा नहीं हूँ। आई एम नो मसीहा ये किस इंडियन एक्टर की बायोग्राफी है? तो ऑटोबायोग्राफी है सोनू सूद की। किसकी? सोनू सूद की। आई एम नो मसीहा। देखिए, सोनू सूद को कई लोगों ने मसीहा ऑफ माइग्रेंट्स कहा था, तो सोनू सूद ने बायोग्राफी लिख दी, ऑटोबायोग्राफी आई एम नो मसीहा। इस बायोग्राफी के या ऑटोबायोग्राफी के को राइटर कौन है? मीना अय्यर। तो याद रखिएगा, सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी है आई एम नो मसीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमस एस्ट्रोफिजिस्ट मसातोशी कोशिबा का निधन हो गया, ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे? तो जाने माने एस्ट्रोफिजिस्ट मसातोशी कोशिबा का निधन हो गया। ये जापान से बिलोंग करते थे। नोबेल मिला था इनको, इसलिए ये चर्चा में थे। 2002 में फिजिक्स का नोबेल मिला था मसातोशी कोशिबा को। इनका निधन हो गया, जापान से बिलोंग करते थे, इतना याद रखिएगा। न्यूट्रिनोस के विषय में इन्होंने सजेस्ट किया था कि सन जो है स्टीम से वो न्यूट्रिनोस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रॉमिस्ड लैंड ये किसकी यादों का संग्रह है? सॉरी, किस कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट की यादों का संग्रह है? तो प्रॉमिस्ड लैंड ये US के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा की यादों का संग्रह है, मेमोरियल है। लिख लीजिए, US के प्रेसिडेंट बराक ओबामा, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ US बराक ओबामा की यादों का संग्रह है अ प्रॉमिस्ड लैंड, याद रखिएगा। उसके अलावा कई सारी चीज़ें इन्होंने डेवलप की है, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 2010 में इनकी फर्स्ट ट्रिप हुई थी इंडिया में। तो अ प्रॉमिस्ड लैंड US बराक ओबामा की यादों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्रिसेट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड रीजन ये किस इंडियन सिटी में लोकेटेड है? तो इक्रिसेट है हैदराबाद में। चर्चा में इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा जो DGCA है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उसने इक्रिसेट को परमिशन दे दी है कि वो एग्रीकल्चर रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए हैदराबाद में ड्रोन को फ्लाई कर सकता है। कंडीशन भी दी गई है, मतलब कि कंडीशन एग्जीक्यूशन दिया गया है 6 महीने के लिए, ठीक है। तो स्काई प्लेटफॉर्म, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के थ्रू बाद में इसको ड्रोन को फ्लाई करना है। लेकिन आप देखिएगा, रिसेंटली इक्रिसेट को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने परमिशन दे दी है कि वो रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए ड्रोन को फ्लाई कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट रिलीज की है। आपको पता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के तहत कार्य करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया काम करता है। उसने रिपोर्ट जारी की है वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी जो सिविल रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके तहत वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या है इंडिया के, उस पर रिपोर्ट जारी की है। इंपॉर्टेंट क्या है ये देख लीजिए, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने बताया है कि इंडिया में जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है?
अरुणाचल प्रदेश में 1084, और मिनिमम सेक्स रेशियो कहाँ है, मणिपुर में है 757, इतना याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड सेकंड नंबर पे आया, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अरुणाचल प्रदेश सेक्स रेशियो में टॉप पे है। उसके अलावा जो आपके रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है उसके तहत जो रजिस्ट्रेशन हुआ है बर्थ का वो बढ़ा है। लास्ट ईयर इन 2009 में जो रजिस्ट्रेशन था बर्थ का वो था 81.3%, वो बढ़कर 89.3% हो गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी द्वारा रिसेंटली ब्रिक्स समिट के कौन से एडिशन को अटेंड किया गया है जो कि रशिया की चेयरमैनशिप में हुआ है। तो पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट 12th ब्रिक्स समिट को अटेंड किया है रशिया की चेयरमैनशिप में। इस बार ब्रिक्स समिट का थीम क्या था, ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। तो 12वीं ब्रिक्स समिट, इसका थीम था ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। जो 13th ब्रिक्स समिट है उसकी चेयरमैनशिप इंडिया के पास आएगी, याद रखिएगा आप। ब्रिक्स समिट मैंने अभी आपको बताया 2009 में स्थापना हुई थी इसकी, और 2010 में साउथ अफ्रीका इसका मेंबर बना था। ये देख लीजिए, ये 12वीं जो चेयरमैनशिप है ये रशिया के पास है। इसके पहले 7वीं जो चेयरमैनशिप थी वो रशिया के पास थी। तो अल्टरनेटिव तरीके से, क्योंकि 5 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, तो अल्टरनेटिव तरीके से हर कंट्री के पास चेयरमैनशिप जाती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपम द्वारा रिसेंटली वर्ल्ड बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। आपको पता है ना, डीपम यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट किस मिनिस्ट्री के तहत कार्य करता है। तो डीपम जो डिपार्टमेंट है वो फिनांस मिनिस्ट्री के तहत आता है, डिस इन्वेस्टमेंट को देखता है। डीपम वर्ल्ड बैंक के साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है। डीपम फिनांस मिनिस्ट्री के तहत कार्य करता है, और ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वर्ल्ड बैंक और डीपम के बीच, इसमें वर्ल्ड बैंक द्वारा एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी मोनेटाइजेशन की। डीपम देख लीजिए, अगर 100 करोड़ से ऊपर की कोई भी एनएमई प्रॉपर्टी है तो उसके मोनेटाइजेशन के लिए डीपम ही सर्टिफाई करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बाकी जो आपका क्या कहते हैं उसको डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस, उसको डीपम देखता है। उसके अलावा 100 करोड़ से ऊपर की कोई भी एनएमई प्रॉपर्टी है तो उसको भी डीपम देखता है। डीपम आता है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के तहत। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा डीपम का, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीलावती अवार्ड ये कितनी कैटेगरीज में दिए जाते हैं। देखिए, उन सभी एआईसीटी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस को अगर उन्होंने वुमेन्स को ट्रीट करने के लिए क्या क्या एफर्ट किए हैं इसके लिए लीलावती अवार्ड दिए जाते हैं, टोटल 7 कैटेगरीज में। ये देख लीजिए, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी यानी निशंक जी ने रिसेंटली लीलावती अवार्ड्स इनॉग्रेट किए हैं। ये अवार्ड एआईसीटीई का इनिशिएटिव है। एआईसीटीई एफिलिएटेड जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो वुमेन्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं इसके लिए लीलावती अवार्ड दिए जाते हैं 7 कैटेगरीज में। ये कैटेगरीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 7 है, बस इतना याद रखिएगा। लीलावती कौन थी, ये भास्कराचार्य सेकंड की डॉटर थी। आपको याद होगा 12वीं सदी में भास्कराचार्य नाम के एक फेमस गणितज्ञ हुए थे, उन्हीं की डॉटर थी लीलावती, तो उन्हीं के नाम पे एक बुक है लीलावती, तो उन्हीं की याद में ये लीलावती अवार्ड दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लक्ष्मी विलास बैंक पर रिसेंटली कैश ट्रैप लगा दिया गया। पता है लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। कहाँ पे, चेन्नई में। कोई भी पर्सन जो है 25,000 रुपये से ऊपर अपने अकाउंट से नहीं निकाल सकता लक्ष्मी विलास बैंक से। तो आप याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है लक्ष्मी विलास बैंक का। और एमडी एंड सीईओ कौन है लक्ष्मी विलास बैंक के, सुब्रमण्यम सुंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई ने यह भी कहा है लक्ष्मी विलास बैंक और धनलक्ष्मी बैंक इन दोनों का मर्जर कर दिया जाएगा। जो डिपॉजिट क्रेडिट गारंटी स्कीम है वो आपको पता ही है, 5 लाख तक का आपको मैक्सिमम अमाउंट मिलता है अगर बैंक रन हो जाता है या फेल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी है स्मृति मंधाना, जो कि क्रिकेटर हैं स्मृति मंधाना। उन्होंने इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर का चार्ज संभाला है। आपका जो इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका एक यूनिक सेविंग अकाउंट है, नाम है ईवा, ठीक है। मोस्टली इंडियन वुमेन के लिए ईवा लॉन्च किया गया था। इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक का सेविंग अकाउंट है, इसका भी हेडक्वार्टर चेन्नई में है। तो लक्ष्मी विलास बैंक और इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक का दोनों का हेडक्वार्टर चेन्नई में है, बस इक्विटॉस के एमडी एंड सीईओ चेंज हैं, मिस्टर वासुदेवन पीएन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जो आरबीआई द्वारा बनाया गया है, इसके फर्स्ट चेयरपर्सन कौन बने हैं, तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के फर्स्ट चेयरमैन बने हैं कृष गोपालन। ये देख लीजिए, कृष गोपाल कृष्णन, ये रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के फर्स्ट चेयरपर्सन बने हैं। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, इसका मेन पर्पस क्या है, फिनांस सेक्टर में इनोवेशन को प्रमोट करना। तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के फर्स्ट चेयरपर्सन कौन है, कृष गोपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल इंक्यूबेटेड एजुकेशन फी फिनांसिंग कंपनी फिनांस सीपर, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो फिनांस सीपर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा। कौन बने हैं, रोहित शर्मा। देख लीजिए, इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा फिनांस सीपर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जो कि गूगल्स इंक्यूबेटेड एजुकेशन फी फिनांसिंग कंपनी है
फिनांस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2028 ओलंपिक के लिए 14 प्रायोरिटी डिसिप्लिन को आइडेंटिफाई किया गया है। आपको बताना 2028 के ओलंपिक किस कंट्री में होस्ट किए जाएंगे। तो यूएस के लॉस एंजलिस में 2028 के ओलंपिक होंगे। 2020 वाले जापान में होने थे जो अब 2021 में होंगे। उसके बाद 2024 वाले आपके फ्रांस में होने हैं ओलंपिक। 2028 वाले आपके कहाँ होने हैं, लॉस एंजलिस यूएस में। और देखिए जो 2032 के लिए हैं, अभी हाईएस्ट बिडिंग जो है ब्रिस्बेन यानी ऑस्ट्रेलिया ने दी है, तो शायद वहाँ चांस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, पहले ये देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स द्वारा कहा गया है कि खेलो इंडिया स्कीम के तहत अगले 4 वर्षों में 2020-21 से शुरू करके 2024-25 तक 500 प्राइवेट एकेडमीज को इंसेंटिवाइज किया जाएगा, ताकि वो खेलो इंडिया स्कीम के तहत यूथ को आने वाले ओलंपिक के लिए तैयार कर सकें। तो 2028 ओलंपिक के लिए 14 प्रायोरिटी डिसिप्लिन सेलेक्ट किए गए हैं। इसमें यूथ को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए ट्रेड किया जाएगा। इसके लिए 500 एकेडमीज, प्राइवेट एकेडमीज को इंसेंटिवाइज किया जाएगा, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुर सरोवर लेक रिसेंटली चर्चा में थी, कहाँ स्थित है। तो सुर सरोवर लेक ये है यूपी के आगरा में। चर्चा में इसलिए थी क्योंकि जो महाराष्ट्र की लोनार लेक है और यूपी की सुर सरोवर लेक है, उनको रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। लास्ट रामसर साइट इंडिया की कौन बनी है, तसोकर लेक। तसोकर लेक ये है लद्दाख में। इसके इंक्लूजन के साथ ही इंडिया में 42 रामसर साइट हो गई हैं या फिर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट की वेटलैंड हो गई हैं। लोनार लेक बात करें तो महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए एकमात्र क्रिएटर द्वारा निर्मित लेक है इंडिया की लोनार लेक। इसको जो है काफ़ी समय पहले एस्टेरॉयड अटैक हुआ था हमारी अर्थ पर इंडिया में, तो उसके द्वारा ये लोनार लेक बनी थी। सॉल्ट वाटर लेक है महाराष्ट्र में, इतना याद रखिएगा। सुर सरोवर लेक इसको कीथम लेक के नाम से भी जानते हैं, दूसरा नाम याद रखिएगा कीथम लेक। ये भी यूपी के आगरा में ही है, जिसका दूसरा नाम है सुर सरोवर लेक, इतना याद रखिएगा। रामसर कन्वेंशन जो है 1971 में ईरानियन सिटी रामसर में साइन हुआ था, कैस्पियन सागर के पास। इंडिया इसका पार्ट बना था 1982 में, तभी से लागू हो गई थी इंडिया में रामसर कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली लाइब्रेरी जो कि चिल्ड्रंस के लिए बनी है ट्रैम पे। ट्रैम वो छोटी ट्रेनें नहीं होती जो डग डग करके चलता रहते हैं, छोटी, कोलकाता में ट्रैम चलती हैं, आपको पता ही होगा। तो विश्व की पहली ट्रैम लाइब्रेरी स्टूडेंट्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए कोलकाता में बनाई गई है, याद रखिएगा। ये देख लीजिए, विश्व की पहली लाइब्रेरी चिल्ड्रंस के लिए ट्रैम में बनाई गई, कहाँ पे, कोलकाता में। विश्व की पहली बोट लाइब्रेरी भी कोलकाता में बनाई गई है। तो कोलकाता में 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो पहली बार हुई हैं, याद रखिएगा। एकमात्र इंडिया की सिटी है कोलकाता जहाँ पे ट्रैम वेज अभी भी हैं। 1873 में फर्स्ट ट्रैम चली थी इंडिया में, याद रखिएगा। उसके पहले हॉर्स के द्वारा ये खींची जाती थी ट्रैम, अभी भी ये चलती है लेकिन अभी अपने आप चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टॉयलेट डे ये किस डे को मनाया जाता है। तो हर वर्ष 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। ये देख लीजिए 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। इस बार थीम क्या था, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। 2020 के वर्ल्ड टॉयलेट डे का थीम याद रखिएगा, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। ये यूएन के विषय में पढ़ लीजिए। सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुतेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंडियन बैंक द्वारा को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड लॉन्च करने के लिए न्योक्रेड टेक्नोलॉजीज के साथ पार्टनरशिप की गई है। तो यस बैंक ने न्योक्रेड टेक्नोलॉजीज के साथ पार्टनरशिप की है को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड लॉन्च करने के लिए। देख लीजिए, यस बैंक न्योक्रेड कार्ड लॉन्च किए जाएंगे इसके लिए। तो न्योक्रेड आपकी टेक्नोलॉजी फर्म है, फिनटेक कंपनी है, जिसके साथ यस बैंक ने पार्टनरशिप की है। और ये जो यस बैंक न्योक्रेड कार्ड होंगे, इनको एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन पर भी यूज किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम ये किस इंडियन स्टेट में बन रहा है। तो जहां पर इंडिया का फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन रहा है यानी कर्नाटक, वहीं पर इंडिया का फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम भी बन रहा है। देख लीजिए, इंडिया का फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम ये कर्नाटक के मैसूरू में बन रहा है। इसको कर्नाटक की ही रीजनल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा बनाया जा रहा है। तो इंडिया का फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम, इंडिया का फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ये इंडिया के किस शहर में स्थित है। तो गांधीनगर गुजरात में स्थित है। IFSCA अप्रैल 2020 में स्थापित की गई थी। चर्चा में इसलिए है क्योंकि IFSCA द्वारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट रूल्स जो है 2020 जारी कर दिए गए हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए भी बताया गया है कि जो IFSC में बैंकिंग यूनिट होगा उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि IFSC बैंकिंग यूनिट कोई भी पर्सन जो इंडिया के बाहर रह रहा है और उसकी नेटवर्थ $1 मिलियन से कम नहीं है, वो फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल सकता है IFSC बैंकिंग यूनिट में। याद रखिएगा, $1 मिलियन से उसकी नेटवर्थ कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर सकता है किसी भी जो फ्री कन्वर्टेबल करेंसी है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकल फॉर दिवाली ये कैंपेन किसने लॉन्च किया है।
तो स्मृति जुबिन ईरानी ने लोकल फॉर वोकल के लिए लोकल फॉर दिवाली कैंपेन लॉन्च किया है, यानी आप झालरें न लगाएं, दिए जलाएं। इसको प्रमोट करने के लिए स्मृति जुबिन ईरानी ने दिवाली के अवसर पर लोकल फॉर दिवाली कैंपेन लॉन्च किया था। इससे इंपॉर्टेंट ये है कि स्मृति जुबिन ईरानी ने अक्टूबर 2020 में माई पैड माई राइट कैंपेन लॉन्च किया था सैनिटरी नैपकिन्स को बढ़ावा देने के लिए। माई पैड माई राइट कैंपेन नाबार्ड का कैंपेन है, जिसको नाबार्ड की एक सब्सिडरी या फिर CSR इनिशिएटिव नैब फाउंडेशन द्वारा रन किया जा रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सादत रहमान, इनको 2020 के इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। सादत रहमान किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बांग्लादेश के हैं सादत रहमान। मात्र 17 वर्ष के हैं सादत रहमान, ये देख लीजिए 17 वर्ष के हैं। इनको इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। इन्होंने एक साइबर टीन मोबाइल ऐप बनाया था साइबर बुलिंग को रोकने के लिए। किसने बनाया था? सादत रहमान ने। इसीलिए इनको इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। नीदरलैंड में ये पीस प्राइज दिया किसने है? तो मलाला यूसुफजई ने ये पीस प्राइज इनको दिया है, सादत रहमान को। इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज ये 2005 से दिया जा रहा है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में एक संस्था है किड्स राइट, उसके द्वारा इसको दिया जाता है, किड्स राइट, याद रखिएगा। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज इसको मिला है सादत रहमान को, जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया द्वारा रिसेंटली QRSAM मिसाइल का यानी क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है किस इंडियन स्टेट से? तो मिसाइल मोस्टली ओडिशा से ही टेस्ट की जाती हैं, तो ओडिशा से इसका भी टेस्ट किया गया है। बालासोर जो रेंज है ओडिशा, देखिए ओडिशा में 2 इंटीग्रेटेड टेस्टिंग साइट हैं, एक बालासोर एक चांदीपुर। तो बालासोर से किया गया है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी QRSAM मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। QRSAM मिसाइल को DRDO ने बनाया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ। तो QRSAM मिसाइल याद रखिएगा, इससे पहले 7 टेस्ट इसके किया जा चुके हैं, रिसेंटली बालासोर ओडिशा में टेस्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM मोदी की जगह पर रिसेंटली ईस्ट एशिया समिट के कौन से एडिशन में एस जयशंकर प्रसाद द्वारा इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया? तो हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, इनके द्वारा इंडिया को 15th ईस्ट एशिया समिट में रिप्रेजेंट किया गया। ईस्ट एशिया समिट हर वर्ष होती है, आपको पता है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो 15वां एडिशन रहा है ईस्ट एशिया समिट का, उसमें PM मोदी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि डॉक्टर एस जयशंकर जी यानी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ईस्ट एशिया समिट आपको पता ही होगा, इस समय वियतनाम की प्रेसिडेंसी है, क्योंकि आसियान के पास वियतनाम की प्रेसिडेंसी है, तो ईस्ट एशिया के पास भी वियतनाम की प्रेसिडेंसी है। ईस्ट एशिया समिट में 18 कंट्रीज मेंबर हैं, 10 आपके आसियान की हो जाती हैं, बाकी 8 अदर्स हैं। इंडिया भी इसका मेंबर है ईस्ट एशिया समिट का। एस जयशंकर प्रसाद ने किसको रिप्रेजेंट किया है? इंडिया को रिप्रेजेंट किया है 15th ईस्ट एशिया समिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग का कौन सा एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग का मेरे ख्याल से 8वां एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। साइंस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के लिए जो ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज हैं उनके लिए ये ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग का 8वां एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। मैंने अभी आपको बता दिया रशिया के पास चेयरमैनशिप है 12वीं ब्रिक्स समिट के लिए, तो उसी की अध्यक्षता में एक किया गया है। इस दौरान ब्रिक्स STI डिक्लेरेशन अनाउंस किया गया है, याद रखिएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, उन्होंने 8वीं ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक द्वारा न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए फिनटेक पे नियर बाय के साथ पार्टनरशिप की गई है? तो न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म ये लॉन्च कर रहा है SBM बैंक ऑफ इंडिया। SBM बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस की एक शाखा है जो कि इंडिया में है। इसने फिनटेक कंपनी है पे नियर बाय, इसके साथ पार्टनरशिप की है इंडिया में एक न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए। तो SBM बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस की एक शाखा, इतना याद रखिएगा। तो न्यू बैंक ये बैंक ऐसे होते हैं जो मोस्टली ऑनलाइन तरीके से ही काम करते हैं, ना कि इनकी कोई फिजिकल ब्रांच होती है। तो न्यू बैंक स्थापित करने के लिए पे नियर बाय के साथ पार्टनरशिप की है SBM बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी DSIPs है यानी डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक, इनमें से कौन सी DSIPs है जिसको रेड फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है? और रेड फ्लैग लिस्ट में FPO यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लिमिट को मॉनिटर करने के लिए शामिल किया जाता है। तो HDFC इंडिया की 3 DSIPs में से एक है। इंडिया में 3 DSIPs हैं, SBI, ICICI और HDFC। देखिए DSIPs मतलब डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक और GSIPs मतलब ग्लोबली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक। GSIPs में इंडिया के कोई बैंक नहीं है, हालांकि DSIPs इंडिया में 3 हैं, उसमें से HDFC बैंक और उसके अलावा इंडसइंड बैंक, इन दोनों को रेड लिस्ट में शामिल कर लिया गया है इनकी FPI लिमिट पर मॉनिटर करने के लिए। ऐसा कहा गया है कि HDFC बैंक में जो FPI शेयर होल्डिंग है वो 71.3% हो गई है और इंडसइंड बैंक में 73.1% हो गई।
तो इसलिए इन पर मॉनिटर किया जा रहा है, याद रखिएगा। इसके अलावा कई और सारी फर्म है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एचडीएफसी बैंक और इंडस एंड बैंक, इनको रेड लिस्ट में डाला गया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लिमिट को मॉनिटर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किसको प्रोफेसर एन भादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट बेंगलुरु द्वारा। तो रिसेंटली डॉक्टर सुशांत कर को, किसको? डॉक्टर सुशांत कर को, ये देख लीजिए, डॉक्टर सुशांत कर जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं, कहाँ पर? CSIR CDRI यानी लखनऊ में। इनको प्रोफेसर AN भादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर सुशांत कर को प्रोफेसर AN भादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनकी रिसर्च के लिए। और ये प्रोफेसर AN भादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड देता कौन है? तो सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट बेंगलुरु द्वारा ये दिए जाते हैं, याद रखिएगा। किसको मिला है? डॉक्टर सुशांत कर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने अभी बताया था आपको रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, इसको मैनेज किया जाएगा एक गवर्निंग काउंसिल द्वारा। आपको बताना गवर्निंग काउंसिल में कितने मेंबर होंगे? तो जो आपका RBI इनोवेशन हब होगा, इसकी गवर्निंग काउंसिल में मेरे ख्याल से 10 मेंबर होंगे। ये देख लीजिए, RBI इनोवेशन हब, इसको एक गवर्निंग काउंसिल द्वारा मैनेज किया जाएगा, जिसमें आपके 10 मेंबर होंगे। और जो ये गवर्निंग काउंसिल, इसके हेड कौन होंगे? श्री सेनापति कृष गोपाल कृष्णन। अभी मैंने आपको बताया कि गोपाल कृष्णन RBI इनोवेशन हब के हेड होंगे। और मैंने आपको ये बता दिया था RBI इनोवेशन हब फाइनेंस सेक्टर में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है, जिसको एक गवर्निंग काउंसिल द्वारा मैनेज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स, ये नवंबर मंथ के कौन से संडे को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स, ये हर वर्ष नवंबर मंथ के 3rd संडे को मनाया जाता है। इस बार भी 3rd संडे को ही मनाया गया है वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स। देखिए 2020 में जो ये वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम था, इसका थीम क्या था? फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, यानी जो एक्सीडेंट के टाइम अवेलेबल होते हैं उनके लिए ये थीम बनाया गया है इस बार, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच, इनको जो है 2020 के लिए ATP 2 नंबर 1 ट्रॉफी दी गई है। आपको बताना नोवाक जोकोविच किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच। ये विश्व के दूसरे टेनिस प्लेयर बन गए हैं जिनको 6वीं बार ATP 2 नंबर 1 ट्रॉफी दी गई है। इससे पहले ये देख लीजिए, पेटे सैम्प्रास ये थे जिनको 1993 से 1998 तक लगातार ATP 2 नंबर 1 ट्रॉफी 6 वर्षों के लिए दी गई थी। अब नोवाक जोकोविच दूसरे प्लेयर बन गए हैं जिनको लगातार तो नहीं, लेकिन 6 वर्षों के लिए ATP 2 नंबर 1 ट्रॉफी दी गई है। 2011-12 13 जो था इसको मिस कर दिया था नोवाक जोकोविच ने। सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को ATP 2 नंबर 1 ट्रॉफी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाबार नेवल एक्सरसाइज का सेकंड फेज रिसेंटली अरेबियन सी यानी नॉर्थ अरेबियन सी में शुरू हो गया। ये ओरिजिनली कब स्टार्ट हुई थी मालाबार नेवल एक्सरसाइज? तो 1992 में स्टार्ट हुई थी मालाबार एक्सरसाइज। ये देख लीजिए, रिसेंटली नॉर्थ अरेबियन सी में सेकंड फेज स्टार्ट कर दिया है मालाबार एक्सरसाइज का। अभी तक मालाबार एक्सरसाइज के 24 एडिशन ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, यानी 2020 में जो था वो 24वां एडिशन था। बात करते हैं मालाबार एक्सरसाइज की, तो ओरिजिनली स्टार्ट हुई थी 1992 में US इंडिया के बीच में। देखिए यहाँ पे इंडिया और US के बीच में हुई थी। जापान जो है 2015 में इसका पार्टनर बना। तो 1992 में US इंडिया ने शुरुआत की, 2015 में जापान भी इसका पार्ट बन गया और 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी इसका जापान बन गया। और यही चारों कंट्रीज क्वाड ग्रुप की भी मेंबर हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एशिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड टेक्सटाइल मिल किस इंडियन स्टेट में सेटअप हो रहा है? तो एशिया का फर्स्ट सोलर पावर टेक्सटाइल मिल ये महाराष्ट्र में सेटअप हो रहा है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में एक परभनी करके डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर एशिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड टेक्सटाइल मिल जो है सेटअप किया जा रहा है। 30 एकड़ में बन रहा है, याद रखिएगा। एशिया का फर्स्ट इंटायरली सोलर पावर टेक्सटाइल मिल होगा। टोटल 100 करोड़ की कॉस्ट आएगी। कितनी? 100 करोड़। महाराष्ट्र के परभनी डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। क्यों वहीं पे बन रहा है? क्योंकि महाराष्ट्र का टॉप प्रोड्यूसिंग या फिर लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉटन का परभनी डिस्ट्रिक्ट, इसीलिए वहां पर एशिया का पहला सोलर पावर्ड टेक्सटाइल मिल बन रहा है। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पहले टेक केयर, गुड बाय।